हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पूर्व दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक ट्रेन 500 हर्ट्ज की प्रमुख आवृत्ति की सीटी बजाती है। ध्वनि का हवा में वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। ए खिड़की के पास बैठा एक यात्री इस सीटी की आवृत्ति क्या सुनेगा? बी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री इस सीटी की आवृत्ति क्या सुनेगा यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म से अभी अभी गुजरी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव की। देखिए, डॉपलर प्रभाव जो है, डॉपलर प्रभाव जो बताता है वो स्रोत। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर स्रोत हमारा इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर ये श्रोता भी इसी दिशा में जा रहा है। तो इन दोनों के मध्य जो सापेक्ष गति हो रही है, इनके बारे में कौन बताता है? डॉपलर का प्रभाव बताता है कि इनकी जो सापेक्ष गति हो रही है, तो इनकी जो आभासी आवृत्ति है, आभासी आवृत्ति जो इनको सुनाई देगी, आभासी आवृत्ति का संबंध वास्तविक आवृत्ति से बताता है। ठीक है, तो आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर होती है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष। तो इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल तो हमें क्या दिया हुआ है? एक हमें ट्रेन दे रखी है। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो दिशा है यही पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, पूर्व दिशा में चल रही है। अब यहाँ पर ये चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्रोत। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई ध्वनि उत्पन्न करेगी। और यहाँ पर दे रखा है कि ध्वनि का जो वेग है वो कितना दे रखा है? 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर ट्रेन के अंदर ही हमारा कौन है? श्रोता है, जो हमें यहाँ पर इस ध्वनि को सुन रहा होगा। यहाँ पर ये क्या है? कोई श्रोता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो श्रोता और जो स्रोत है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो दोनों की सापेक्ष वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। तो देखें, तो यहाँ पर श्रोता एवं स्रोत का सापेक्ष वेग क्या हो गया है? शून्य। और अगर ऐसा है तो हम डॉपलर प्रभाव से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डॉपलर प्रभाव से। देखिए, पहले तो हम बताते हैं डॉपलर प्रभाव होता क्या है। देखिए, डॉपलर प्रभाव किस किस के बीच में संबंध देता है? आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति के बीच में संबंध देता है। तो आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों का जो वेग है, अगर हम ध्वनि के वेग के सापेक्ष देखें तो बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों, इससे हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ही बराबर हो गए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो आभासी आवृत्ति होगी, वही आवृत्ति, आभासी आवृत्ति जिसको हम एन डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं,
वो किसके बराबर होगी? वास्तविक आवृत्ति के बराबर होगी। तो वास्तविक आवृत्ति हमें कितनी दे रखी है बच्चों? हमें वास्तविक आवृत्ति कितनी दे रखी है यहाँ पर? वो हमें दे रखी है 500 हर्ट्ज। तो मतलब ये 500 हर्ट्ज के ही बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर? आभासी आवृत्ति भी हो जाएगी। तो ये तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बच्चों अब बी में क्या दिया हुआ है, अगले पेज से देखते हैं। देखिए बी में क्या दिया हुआ है कि जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रेन तो चल रही है कितसे? 108 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है बच्चों, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हमारा कहाँ है? ये श्रोता है हमारा। और ये ट्रेन अभी अभी यहाँ से निकली है। ये तो हो गया हमारा श्रोता, और ये हमारा क्या है? स्रोत है, ठीक है। तो अभी अभी ये ट्रेन निकली है, ठीक है। तो ध्वनि की दिशा स्रोत स्रोत से श्रोता की तरफ नहीं है। ध्वनि की दिशा स्रोत से श्रोता की तरफ तो है नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ध्वनि की दिशा दिशा स्रोत से श्रोता की तरफ नहीं है। तो इससे क्या हुआ? जैसे ये किसकी दे रखी है हमें? स्रोत की दे रखी है। तो मतलब अगर स्रोत की दिशा, अगर स्रोत से श्रोता की तरफ नहीं है तो हमें इसको किस में देना पड़ेगा? ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हमें ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है बच्चों? हमें दे रखी है ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है? 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से डॉपलर प्रभाव की बात करें, तो डॉपलर प्रभाव से अगर हम देखें, जैसे देखिए हमने डॉपलर प्रभाव यहाँ पर लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर हो जाएगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो v तो हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं इसको v मान लेते हैं। तो और ये श्रोता 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 का वेग तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे श्रोता का जो वेग है वो, ऑब्जर्वर का जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि वो तो विराम अवस्था में प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। वी ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सूत्र से देखें तो ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, तो ध्वनि का वेग v हो गया। किसके सापेक्ष? श्रोता श्रोता के सापेक्ष। तो v नॉट हो गया, ठीक है। बटे में क्या दे रखा है? ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। ध्वनि का वेग तो v का v हो गया, स्रोत का वेग कितना हो गया? v s हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम मानों को डालते हैं। तो n डैश बटे n, v का मान देखेंगे तो कितना दे रखा है? 340। और देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर विराम अवस्था में, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? हम लिख देंगे यहाँ पर 0, ठीक है बच्चों। ये विराम अवस्था में तो 0 हो जाएगा, और 340 पहले के जैसे ही। और अगर यहाँ पर देखोगे आप तो हमने यहाँ पर जो स्रोत का जो वेग निकाला है वो ऋणात्मक है, तो यहाँ से ऋणात्मक से रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 340 बटे 370। और यहाँ वास्तविक आवृत्ति कितनी है हमारे पास? वास्तविक आवृत्ति हमें कितनी दे रखी है? 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब 10 से 10, जब इसको हल करेंगे तो हमारी जो आभासी आवृत्ति है वो हमें क्या प्राप्त होगी? वो हमें प्राप्त होगी 469 469.45 हर्ट्ज। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।